हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है और सेकंड बुक का जो 5th चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो इस चैप्टर पर जो है मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप जो है प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापन वाला चैप्टर है, 5वां चैप्टर, वहाँ जाकर जो है इसका फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम उससे आगे की बातें के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो देखिए, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये कब हुआ था, किन दो देशों के बीच हुआ, किन नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए, ये सब क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक, 1965 में युद्ध के बाद, 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। ये बातें याद रखनी है। भारत की तरफ से जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री अयूबा खान के बीच यह समझौता हुआ। तो पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता क्या था, तो आपको जो है ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा लिखना है। 1-2 नंबर में ताशकंद समझौता पूछा जाए, और अगर 1 नंबर में पूछा जाए कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो केवल आपको लिखना भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को हुआ। पूछा जाए कि कब हुआ, किन दो नेताओं के बीच हुआ या किन दो देश के नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूबा खान। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में या भारत पाकिस्तान रिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना हो, तो सेकंड बुक का ही जो 4th चैप्टर है हमारा, इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन, भारत के विदेश संबंध, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इंडिया चाइना के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इंडिया चाइना युद्ध के बारे में भी पढ़ सकते हैं, 1962 का युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंडिकेट क्या था, मैं बार बार बता भी रहा था फर्स्ट वीडियो में। तो सिंडिकेट के बारे में देख लीजिए पूरी डिटेल के बारे में, क्या था ये सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। क्या था? कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का क्या था? एक ग्रुप था, समूह था। इसके अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज कर रहे थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी मतलब अगुवा कौन कर रहे थे इस ग्रुप का, सिंडिकेट का? के कामराज, जो क्या रह चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, इसमें कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता एस.के. पाटिल, एस. निंजलिंगप्पा, एन. संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष जैसे नेता शामिल थे। ये सब नेता जो थे कांग्रेस के काफ़ी प्रभावशाली नेता थे, जो क्या करते थे, मतलब चुनाव जीतने की क्या मतलब ताकत रखते थे, लोगों को अपने तरफ खींचने की ताकत रखते थे। तो ये सब जो थे एक मतलब प्रभावशाली नेता थे, और इन्होंने जो है मिलकर क्या किया, सिंडिकेट का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, सिंडिकेट ने कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस में भी जो है सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री और उसके पश्चात इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट के सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। जब जवाहरलाल नेहरू का मतलब देहांत हुआ, तो उस टाइम में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, इस पर क्या हुआ, मतलब काफ़ी विचार किया गया। और फिर सिंडिकेट ने ही जो है, जो बड़े बड़े नेता जो थे सिंडिकेट में, इन्होंने ही जो है मिलकर क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, इनकी मतलब सहमति से ही लाल बहादुर शास्त्री को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो है चौथे आम चुनाव से पहले 1967 से पहले जो है क्या होता है, देहांत हो जाता है, बीच में ही देहांत हो जाता है, समय से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। तो इसीलिए जो है विचार विमर्श से जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है सिंडिकेट द्वारा। और फिर लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है 2 साल में ही 1964 से 66 में जो है इनका देहांत हो जाता है ताशकंद समझौता के बाद। ठीक, तो फिर इंदिरा गांधी को बनाया जाता है। तो सिंडिकेट की सहायता से जो है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया जाता है।
इंदिरा गांधी से पूर्व मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई है। तो इंदिरा गांधी से पहले भी जो है मंत्रिपरिषद में जो है इस समूह का, सिंडिकेट समूह का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने जो है नीतियों का निर्माण भी किया है और इसको जो है इम्प्लीमेंट भी किया है, क्रियान्वयन भी किया है। तो इसमें जो है इनका जो है नीतियाँ बनाने में, कांग्रेस के भीतर नीतियाँ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि ये सब जो थे बड़े बड़े पद पे थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के। तो इनका जो है निर्णायक मतलब क्या रहा है, भूमिका रही है इनकी कांग्रेस में। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात सिंडिकेट के नेता कांग्रेस ओ में रहे। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर की लोकप्रियता के पश्चात यह नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गया। और जब इंदिरा गांधी लोकप्रिय हो गया, अपने दम पर खड़ी हो गई, तो फिर सिंडिकेट का महत्व जो है घटता गया और इंदिरा गांधी जो है अधिक लोकप्रिय होती रही। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था सिंडिकेट था। तो सिंडिकेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, या सिंडिकेट की विशेषताएं लिखे, या सिंडिकेट क्या था, 3 नंबर 4 नंबर या 2 नंबर में आए तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, या 6 नंबर में आए तो पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखिए 1967 के चुनाव से पहले भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो 1967 से पहले जो है भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। क्योंकि राजनीतिक रूप से देखें तो क्या हुआ, 2 बड़े नेताओं का देहांत हो गया और फिर प्रधानमंत्री के लिए संघर्ष देखने को मिला। ठीक है, फिर आर्थिक रूप से संकट भी था, आर्थिक संकट भी देखने को मिला, खाद्यान्न संकट भी देखने को मिला, जिसके कारण जो है हरित क्रांति की तरफ जाना पड़ा भारत को। सामाजिक स्थिति देखें तो मतलब हिंदू मुस्लिम में जो है काफ़ी ज़्यादा दंगे देखने को मिले, धार्मिक दंगे देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिले। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति देखिए कैसी थी 1967 से पहले। आर्थिक स्थिति काफ़ी समय से देश के समक्ष आर्थिक संकट था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो ये मानसून की असफलता, व्यापक सूखा पड़ना, कृषि उत्पादन में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट। ठीक है, सैन्य खर्च में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की कमी, इन सब के कारण क्या हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हो गई भारत की। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी आसान पॉइंट है, इनको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं और मैंने समझा भी दिया। अगर इनको समझाने लग गए करके तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा फिर। ठीक है, राजनीतिक स्थिति देखिए कैसी थी 1967 से पहले। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि भारत की मतलब चौथे आम चुनाव से पहले भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। इस तरीके से 6 नंबर में आता है, तो इसीलिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक, तो राजनीतिक स्थिति देखिए 1967 के चुनाव से पहले 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी क्या हुआ, देहावसान होने से नए प्रधानमंत्री को अभी वर्ष भी नहीं हुआ था, उन्हें अनुभव भी कम था। तो 2 जो है प्रमुख नेताओं का देहांत हो गया, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का। और नए प्रधानमंत्री जो बनी इंदिरा गांधी, उनको अनुभव भी नहीं था, राजनीतिक रूप से देश को कैसे चलाया जाए अनुभव नहीं था। तो ये जो थी क्या था, समस्या थी। तो राजनीतिक स्थिति में इसको लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी परिस्थितियों में साम्यवादी और समाजवादी पार्टियों ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तो साम्यवादी और समाजवादी पार्टी और इनके अलावा पार्टियां भी जो थे वो क्या हुआ, एकजुट होने लग गए और फिर कांग्रेस पार्टी का विरोध करने लग गए। ठीक है, तो ये भी राजनीतिक स्थिति में आएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह किया। तो कई जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ हो गई और कांग्रेस जो है धीरे धीरे कमज़ोर भी होती गई। ठीक है, कई जगह कृषक आंदोलन भी देखने को मिले, छोटे छोटे पार्टियों ने मिलकर किया। ठीक है, सामाजिक स्थिति देखिए कैसी थी। इसी समय देश में गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। स्वतंत्रता के पश्चात इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे पहले नहीं हुए थे। इस प्रकार 1967 के चुनाव से पूर्व देश की स्थिति खराब थी। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो है देश की स्थिति क्या थी, काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है 1967 से पहले कोई सही नेता भी नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग नेता भी नहीं था, जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसलिए जो है स्थिति खराब थी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से। देश को संभालने वाला कोई अनुभवी नेता नहीं था इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए गैर कांग्रेसवाद भी सामने आया इसी टाइम 1967 के समय में ही। गैर कांग्रेसवाद क्या था, 1 नंबर 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और गैर कांग्रेसवाद का नारा किन के द्वारा दिया गया, ये भी पूछा जाता है। तो गैर कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है देखिए, 1967 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया।
1967 से पहले कई छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर जो कांग्रेस का विरोध करते थे, उन्होंने जो है एकजुट होकर एक पार्टी मतलब कांग्रेस विरोधी पार्टी बनाया। कई राज्यों में सीटों के बारे में तालमेल किया, कई राज्यों में जो है सीटें जो मिली छोटी छोटी पार्टियों को, वो सब जो है एकजुट होने लग गए। सीटें मतलब अपनी जो है सीटें छोटी छोटी पार्टियां एकजुट करने लग गए और कांग्रेस के विरोध में खड़े होने लग गए। इस रणनीति को राम मनोहर लोहिया ने क्या किया, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। राम मनोहर लोहिया द्वारा, किनके द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया? राम मनोहर लोहिया द्वारा। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद देखिए इसी शब्द में पता चल रहा है कि कांग्रेस के विरोधी दलों द्वारा एकजुट होना और कांग्रेस के खिलाफ क्या करना, मोर्चा चलाना या फिर आंदोलन चलाना या कांग्रेस के अगेंस्ट जाना, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई करना, ठीक है, सत्ता के लिए। तो इसको जो है गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया राम मनोहर लोहिया द्वारा। राम मनोहर लोहिया यानी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए यह कहा, जब राम मनोहर लोहिया से पूछा गया कि मतलब ये गैर कांग्रेसवाद का नारा क्यों, तो उन्होंने जो है तर्क दिया, सैद्धांतिक तर्क दिया, देते हुए यह कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है। ठीक है, कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और फिर राम मनोहर लोहिया द्वारा कहा गया कि कांग्रेस का जो शासन करने की व्यवस्था है वो अलोकतांत्रिक है, गरीब लोगों के खिलाफ है, इसीलिए जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए छोटे छोटे पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और लोकतंत्र को अच्छे रूप से या बहाल करना चाहिए दोबारा से गरीबों के हित में, या फिर लोकतांत्रिक तरीके से जो है लोकतंत्र को जो है या लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो है कांग्रेस का क्या किया, विरोध किया और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और एक छोटे छोटे पार्टियां जो है एकजुट होने लग गए। अब देखिए चौथा आम चुनाव हुआ। चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1967 में हुआ। पहला आम चुनाव कब होता है? 1951-52 में होता है, फिर 1956 में होता है, ठीक है, फिर 1962 में और फिर 1967 में चौथा आम चुनाव। ठीक है, पहला दूसरा तीसरे के बाद चौथा आम चुनाव आता है। तो चौथा आम चुनाव को जो है राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि कांग्रेस की हार हो जाती है 1967 के चौथे आम चुनाव में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो इसका पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। या फिर ये भी पूछा जाता है कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के क्या कारण थे, या पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हार के क्या कारण थे या कांग्रेस क्यों हार गई। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना हो तो देखिए कैसे लिखना है। चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई क्योंकि कांग्रेस पहली बार चुनाव हारी। स्वतंत्रता के बाद जो है तीन आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा और चौथे आम चुनाव में पहली बार जो है कांग्रेस की हार देखने को मिला। कांग्रेस जो थी उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी थी और इसीलिए जो है राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी हार कैसी गई। ठीक है दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ था स्वतंत्रता के बाद कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव मानने के कई कारण हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के समय को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है, तो ये इसमें मतलब कांग्रेस क्यों हारी, इसी के यही सब पॉइंट से लिखने हैं। ठीक, कांग्रेस के हार के कारण लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कारण, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत प्राप्त तो हो गया परंतु उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में कमी आई। ठीक है, क्या हुआ, बहुमत प्राप्त तो हो गया लोकसभा में लेकिन सीटों के प्रतिशत में कमी आई, जिसके कारण इसको क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल थी, मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल थे वो सारे जो हैं बड़े बड़े नेता थे और उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। इनमें जो कौन कौन थे मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी के, तो के कामराज थे, महत्वपूर्ण नेता थे ये भी। एस के पाटिल थे, तमिलनाडु से के कामराज थे, महाराष्ट्र से एस के पाटिल थे, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के बी सहाय प्रमुख थे और इनको जो है हार का सामना करना पड़ा। ये सब जो थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के बड़े बड़े नेता थे। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि तमिलनाडु से कौन थे, के कामराज, महाराष्ट्र से कौन थे, एस के पाटिल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से कौन थे, अतुल्य घोष और बिहार से के बी सहाय। तो ये सब जो है मैप में भी पूछे जा सकते हैं और एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए
कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। 9 राज्यों में जहां पर इसका दबदबा देखने को मिलता था कांग्रेस का, वहां पर जो है 1967 में जीतने में असफल रही। यह राज्य थे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल और मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है कांग्रेस की हार हुई। ठीक है दोस्तों, 1967 के चुनाव में हार हुई इन राज्यों में। मद्रास में क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कस्कम डीएमके जो पार्टी थी वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई मद्रास में। ठीक है, 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों के गठबंधन की सरकार बनी। 8 राज्यों में जो है गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है दोस्तों, मिली जुली सरकार बनी। ठीक, तो इन सब कारणों से क्या हुआ, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 नंबर मैप में ये भी पूछा जाता है कि द्रविड़ मुनेत्र कस्गम जो है किस राज्य से संबंधित है, तो मद्रास में। ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टी थी मद्रास में, वहाँ पर इसकी जीत हुई, तो मद्रास से संबंधित है और मद्रास की लोकेशन आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, साउथ में। इसके बाद देखिए 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन बना और इसी कारण जो है राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है 1967 के चुनाव को, क्योंकि जो है इस समय कांग्रेस की बुरी तरह हार होती है। इस प्रकार इन परिणाम को देखते हुए इसको एक राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, जो कि उचित प्रतीत होता है। उस समय यह कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा की ट्रेन के रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य नहीं थे। तो दिल्ली से हावड़ा की ट्रेन जो जाती है ना, वहाँ पर जितने भी रास्ते में जितने भी राज्य आते हैं वहाँ पर जो है एक भी जगह पर जो है कांग्रेस का क्या था, शासन नहीं था, हर जगह से हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो गठबंधन भी एक रीजन बना। गठबंधन बनाना, छोटे छोटे पार्टियों को गठबंधन मिलकर सरकार बनाना भी कांग्रेस के हार का कारण बना। तो देखिए गठबंधन क्या है, कई राज्यों में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। ठीक है, कई राज्यों में क्या हुआ, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो छोटे छोटे जो पार्टियाँ थी उन्होंने मिलकर जो है गठबंधन एकजुट हुए, गठबंधन बनाया और एक संयुक्त विधायक दल 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि छोटे छोटे पार्टियों ने किस नाम से दल बनाया था, संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उनको जो है इन्होंने भी समर्थन दे दिया, कांग्रेस को नहीं दिया छोटे छोटे पार्टियों ने, जिसके कारण कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। फिर दल बदल वाली भी बातें सामने आई। उस टाइम जो है कई सारे जो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो सब उन्होंने जो है दल बदल लिए, जिसके कारण भी जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के बाद कई विधायकों ने सत्ता की लालच में अपने वास्तविक दल को छोड़कर अन्य दलों में शामिल होना शुरू कर दिया। और इस चुनाव के बाद जब उन्हें लगा कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है, तो कई सारे जो कांग्रेस नेता थे दल बदल लिए, कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन वाली जो पार्टी थी उनमें शामिल हो गए। ठीक है, तो उन्होंने जो है सत्ता के लालच में अपने वास्तविक दल को छोड़कर अन्य दलों में शामिल होना शुरू कर दिया। उदाहरण हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर विधायकों ने गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण कांग्रेस कमज़ोर हुई। ठीक, इस प्रकार 1967 के चुनाव ने भारतीय राजनीति की गति को बदल दिया और इसी टाइम जो है भारत की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया, क्योंकि इस टाइम जो है गठबंधन देखने को मिलता है। ठीक है, चौथे आम चुनाव से पहले ना गठबंधन था, ना दल बदल देखने को मिलता था, और आज भी वर्तमान में देखेंगे तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है वर्तमान समय में। तो वो क्या करते हैं, गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। और कई सारे नेता जो है दल बदल भी करते हैं। ठीक है ना, कई सारे दल बदल भी करते हैं सत्ता के लालच में। ओके, तो दोस्तों ये जो था चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हार के कारण थे। चौथे आम चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस की हार हुई और चौथा आम चुनाव को जो है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है, या भारतीय राजनीति में चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हार के महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन करें, तो आपको जो यही सब लिखना पड़ेगा कि कई जगहों पर जो है कांग्रेस को जो है क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी, कई महत्वपूर्ण जो नेता थे कांग्रेस के उनको हार का सामना करना पड़ा, मंत्रिमंडल के जो नेता थे उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर गठबंधन भी देखने को मिला 1967 के चुनाव के समय, और दल बदल के कारण भी जो है कांग्रेस के हार का
कारण बना, दल बदल भी कांग्रेस के हार का कारण बना। तो ये सब जो है आपको लिखना पड़ेगा। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की हार के क्या कारण थे, अगर यह आए तो आपको जो है ये पूरा आंसर लिख देना है ऐसे ही पॉइंट बनाकर। ठीक है दोस्तों, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के पास भी जो है ये सेकंड पार्ट को शेयर जरूर कर दें। ओके दोस्तों।